हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि हमारे देश के राज्यपाल की क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियां हैं। और ये टॉपिक मैंने आज क्यों प्रस्तुत किया है, क्योंकि केरल के हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल के द्वारा जो 4 स्टूडेंटों को केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट में नॉमिनेट किया गया था उसे रद्द कर दिया। और यह बताया कि जो केरल यूनिवर्सिटी के द्वारा राज्यपाल को जिन 4 स्टूडेंटों को रिकमेंड किया गया था, सिफारिश किया गया था, उसे दरकिनार करते हुए दूसरे अन्य 4 स्टूडेंटों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया जो संघ परिवार से जुड़े हुए सदस्य थे, ऐसा आरोप लगाया गया था। और जिन स्टूडेंटों का सिफारिश सीनेट सदस्यों के लिए राज्यपाल के पास यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था, जब उनका नाम छट गया तो उन्होंने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर किया और केरल हाई कोर्ट ने राज्यपाल के द्वारा मनोनीत स्टूडेंट्स सदस्यों को निरस्त कर दिया। हालांकि राज्यपाल को विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन उन्हें रूल ऑफ लॉ को देखते हुए निर्णय करना पड़ेगा। उनका जो निर्णय है वो पूरी तरह से इम्पार्शियलिटी और इक्विटी पर, माने निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल के द्वारा जो भी डिस्क्रिशनरी पावर के तहत में, माने अर्थात उनके विवेकाधीन शक्तियों के तहत में कार्य किए जाते हैं, उसे वह निरस्त कर सकता है। अतः कोर्ट का कहना था कि राज्यपाल जो भी विवेकाधीन शक्तियों के तहत कार्य करेंगे वह कानून के अधीन होना चाहिए, उससे परे नहीं होना चाहिए। और इसलिए कोर्ट ने राज्यपाल को यह आदेश दिया कि वह 6 सप्ताह के अंदर दूसरे 4 अन्य स्टूडेंटों को केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट के लिए नामांकित करें। दोस्तों, सवाल उठता है कि राज्यपाल को क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर, माने विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली के तहत में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वह एक नॉमिनल हेड होता है। जैसे केंद्र में जो केंद्र की सारी शक्तियां हैं, माने यूनियन गवर्नमेंट की सारी शक्तियां हैं, उसका उपयोग प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से राज्यों में, जैसे बिहार है, यूपी है, तमिलनाडु है, उन राज्यों के जो हेड है उनको राज्यपाल कहा जाता है और वह केवल एक नॉमिनल हेड होते हैं और सारी शक्तियां चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित होता है। लेकिन दोस्तों, राज्यपाल और प्रेसिडेंट में एक अंतर है, और वह क्या है कि धारा 74 के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिए गए एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए बाध्य है। उसी तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पास किए जाते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा कानून 1971 में 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। उसी तरह से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रेसिडेंट को पूरी तरह से नॉमिनल हेड बना दिया गया, अर्थात उनकी सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जहां तक राज्यपालों का संबंध है तो इस संबंध में ऐसा कोई संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया गया है और अभी भी धारा 163 के तहत में राज्यपाल को डिस्क्रिशनरी पावर मिले हुए हैं। और धारा 163 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार एज डिस्क्रिशनरी पावर्स आर कंसर्न। जहां पर कि विवेकाधीन शक्तियों का संबंध है, राज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्राप्त है और जब वह अपने डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करेगा तो वह अपने कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से अलग भी कर सकता है, माने इंडिपेंडेंटली होकर के कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि धारा 74 के जस्ट उलट राज्यपाल को यह पावर है कि वह किसी भी बिल को जो
स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है और अगर राज्यपाल को यह लगता है कि उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित किया जाए तो वह उस बिल को रिजर्व करेगा और राष्ट्रपति को विचार विमर्श या कंसिडरेशन के लिए भेज देगा। धारा 356 के तहत में राज्यपाल को यह अधिकार है, जब भी उसे यह महसूस होता है कि राज्य में जो सरकार की कार्यप्रणाली है वो संविधान सम्मत नहीं हो रहा है, शासन प्रणाली ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा से अवगत कराएगा और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए सिफारिश करेगा। और जब ऐसा सिफारिश किया जाएगा और अगर राष्ट्रपति इसको मंजूर करता है तो फिर उस प्रदेश का शासन व्यवस्था राज्यपाल के द्वारा और केंद्र के द्वारा नामित एडवाइजर मतलब सलाहकार के माध्यम से किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में या तो स्टेट असेंबली को भंग भी किया जा सकता है या उसको सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब उसको सस्पेंड करके रखा जा सकता है, ताकि जब सिचुएशन बदले, हालात में परिवर्तन हो तो पुनः सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू किया जा सके। दोस्तों, अगर स्टेट असेंबली को भंग कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर जनरल इलेक्शन कराने होंगे, बशर्ते कि अगर इलेक्शन कमीशन यह लिख के देता है कि उस राज्य में इलेक्शन कराना लॉ एंड ऑर्डर के कारण संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट को संशोधन करने पड़ेंगे। दोस्तों, राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और उसके साथ में उससे सटे हुए यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। जब राज्यपाल को केंद्र प्रशासित क्षेत्र का भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में धारा 239(1) और धारा 239(2) के तहत में राज्यपाल को केंद्र प्रशासित क्षेत्र के लिए नियम बनाने का अधिकार है, प्रशासन चलाने का अधिकार है और जब वह ऐसा काम करेगा तो वह अपने राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट के सलाह पर निर्भर नहीं रहेगा, मतलब वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा केंद्र प्रशासित क्षेत्र के प्रशासन के मामलों में और नियम बनाने के मामले में। इसी तरह से 6ठे अनुसूची मतलब 6 शेड्यूल के तहत में जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय, इन 4 राज्यों के राज्यपालों को पृथक से डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है और इसके तहत में जो खनिज उत्पादन से जो रॉयल्टी मिलता है, अगर उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य सरकार और ट्राइबल काउंसिल के बीच में मध्यस्थता करेगा और जो रॉयल्टी प्राप्त होगा उसका विभाजन राज्यपाल कर सकेगा और उसका जो भी निर्णय होता है वह अंतिम होगा, फाइनल होगा और इसमें किसी प्रकार से कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होगी। दोस्तों, 2 प्रकार के डिस्क्रिशनरी पावर संविधान में राज्यपाल को मिले हुए हैं, कुछ तो लिखित है और कुछ अलिखित है। जो अलिखित है उसको हम सिचुएशनल या परिस्थिति जन्य डिस्क्रिशनरी पावर मानते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? पहला, जब जनरल इलेक्शन के बाद स्टेट असेंबली में किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिला हो, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सभी पार्टियों के नेताओं से मिलेगा, एक्सप्लोर करेगा कि किस पार्टी के नेता को बहुमत है या बहुमत होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार ऐसे लीडर को चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेगा जिसके बारे में उसे पूरी तरह से विश्वास है कि वह लीडर विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत हासिल कर लेगा। दूसरी परिस्थितियां यह है कि जब एकाएक किसी मुख्यमंत्री का निधन हो जाए और जब मुख्यमंत्री के पार्टी के द्वारा किसी दूसरे को सक्सेसर माने उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाया हो, पार्टी में फूट पड़ गया हो, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करेगा और अगर उसे लगेगा कि अमुक नेता के पास में क्लियर मेजॉरिटी है या मेजॉरिटी साबित करने की क्षमता है तो उसे वह मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकेगा। अगर कोई चीफ मिनिस्टर राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने में असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसे डिसमिस कर देगा और कोशिश करेगा कि अल्टरनेट गवर्नमेंट
फॉर्म किया जा सके। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल प्रेसिडेंट रूल के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। दोस्तों, यह भी संभव हो सकता है कि अगर राज्यपाल ने अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एक्सप्लोर किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल वहां के स्टेट असेंबली को डिसॉल्व माने भंग कर सकता है और राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है। तो ये 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि राज्यपाल को सिचुएशनल परिस्थितिजन्य डिस्क्रिशनरी पावर में विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है। दोस्तों, संविधान में राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार अर्थात डिस्क्रिशनरी पावर मिले हुए हैं और ये क्या है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के मामले में लॉ एंड ऑर्डर माने कानून और व्यवस्था को दुरुस्त रखने का विशेष जिम्मा राज्यपाल को दिया गया है। इसी तरह से सिक्किम में सभी वर्गों के उन्नति के लिए और किसी भी वर्ग के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो, इसकी अलग से जिम्मेवारी राज्यपाल को सुपुर्द की गई है। नागालैंड के मामले में भी कानून और व्यवस्था की विशेष दायित्व राज्यपाल को सौंपा गया है। विदर्भ में और मराठवाड़ा में डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने का जिम्मा भी राज्यपाल को दिया गया। उसी तरह से गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने का विशेष अधिकार राज्यपाल को सुपुर्द किया गया है। आसाम के ट्राइबल क्षेत्रों के विशेष निगरानी के लिए भी राज्यपाल को अलग से पावर दिए गए हैं। साथ साथ मणिपुर के हिली रीजन जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके विशेष देखभाल की जिम्मा भी राज्यपाल को सुपुर्द किया गया है। इसी तरह से कर्नाटक, हैदराबाद का जो इलाका है कर्नाटक में, उसके लिए विशेष उपाय करने और वहां पर डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने का अधिकार भी राज्यपाल को सुपुर्द किया गया है। तो इस तरह से धारा 371 के ए से लेकर के जे तक विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए जिसमें कि राज्यपाल को पृथक से शक्तियां प्रदत्त की गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब से हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तब से 100 से अधिक बार हिंदुस्तान में विभिन्न राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगाए गए हैं और बहुत सारे प्रेसिडेंट रूल तो केवल केंद्र सरकार के मनमानी के कारण लगाए गए हैं और राज्यपाल को मजबूर किया गया है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सके। तो इस तरह से राज्यपाल के पद का अनेक बार दुरुपयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप 1967 में अजय मुखर्जी की सरकार को पश्चिम बंगाल में डिसमिस कर दिया वहां के राज्यपाल ने, यह कह करके कि मुख्यमंत्री ने जल्द असेंबली का सेशन आहूत नहीं किया। उसी तरह से 1970 में मुख्यमंत्री चरण सिंह को यूपी में डिसमिस कर दिया गया। हालांकि चरण सिंह असेंबली का सेशन आहूत करने के लिए तैयार थे और वो शीघ्र अपना मेजोरिटी साबित करना चाहते थे असेंबली में, लेकिन उनके सलाह को दरकिनार करते हुए यूपी के राज्यपाल ने चरण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। उसी तरह से हरियाणा के राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती ने राव बीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद में बंसीलाल, उनको बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया गया और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए निर्देश नहीं दिया गया, जो कि संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने एन.टी. रामाराव गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया, जबकि एन.टी. रामाराव असेंबली में अपना बहुमत साबित करना चाह रहे थे, लेकिन उनके अनुरोध को वहां के राज्यपाल ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। अभी हाल में तमिलनाडु के राज्यपाल ऑनरेबल श्री रवि ने नीट बिल माने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो तमिलनाडु विधानसभा से पारित किया गया था, उसे राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए भेज दिया। उन्होंने उसकी स्वीकृति नहीं दिया और यह कहते हुए कि वो किसी प्रकार से तमिलनाडु के स्टूडेंट को नीट के एग्जाम से एग्जेम्प्ट माने छूट नहीं दे सकेंगे। इसी तरह से 1977 में जब जनता सरकार आई और इंदिरा गांधी की सरकार को लोगों ने हटा दिया, तो 9 कांग्रेसी राज्य को जनता गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और उनके असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया गया और वहां पर जनरल इलेक्शन के आदेश दिए गए। जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार पुनः केंद्र में के सत्ता में आई, तो उसने वही काम किया जो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में किया था और उन्होंने भी 9
राज्य सरकारों को अपदस्थ कर दिया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, वहां के असेंबली को भंग कर दिया गया, वहां पर जनरल इलेक्शन के आदेश दिए गए। इसी प्रकार से 1993 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया तो उसके बाद बीजेपी शासित 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू किए गए। इस तरह हम देखते हैं कि अनेकों बार प्रेसिडेंट रूल को राज्यों पर थोपा गया। दोस्तों, अब हमें यह देखना होगा कि राज्यपाल की वास्तविक शक्तियां क्या क्या है। तो राज्यपाल की 2 शक्तियां हैं। जब वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है तो वह चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अनुसार काम करता है, लेकिन जब वह डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करता है तब वह मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट मिनिस्टर के बिना सलाह के काम करता है, और तब वह केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। तो इस तरह से राज्यपाल के 2 प्रकार के काम हैं। वह संवैधानिक मुखिया है राज्य में, लेकिन उसके साथ साथ वह केंद्र का भी प्रतिनिधि करता है, क्योंकि राज्यपाल कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों, अभी पिछले 75 साल में जो अनेक प्रकार के जो कंट्रोवर्सीज राज्यपाल के भूमिका के कारण उत्पन्न हुए हैं, उसका कारण है उसका दूसरा पार्ट, जो जब वह केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। और दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश में राज्यपाल की जो स्थिति बनाई गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, जिसमें कि राज्यपाल का पद ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही रह सकता है, माने राष्ट्रपति के विवेक पर ही कायम रह सकता है, और उसके लिए कोई निश्चित फिक्स टेन्योर, जैसे कि हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले में या हाई कोर्ट के जजेस के मामले में या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के मामले में एक फिक्स्ड टेन्योर रखा गया है, सेवा काल रखा गया है। ऐसा फिक्स्ड टेन्योर राज्यपाल के मामले में नहीं है। वह अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक वह उसे प्रेसिडेंट का प्लेजर प्राप्त है। केंद्र सरकार कभी भी राज्यपाल को अपदस्थ कर सकता है, और इसी कारण से राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार बहुत सारे विवादास्पद फैसला करवाता है, जो नहीं चाहते हुए भी राज्यपालों को करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, उसमें राज्यपाल के डिस्क्रिशनरी पावर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। जैसे एसआर बोम्मे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो भी मेजोरिटी तय होगा वह असेंबली के फ्लोर पर ही होगा, कहीं दूसरे जगह उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, और इसके कारण से केरल के राज्यपाल ने जो 5 महत्वपूर्ण बिल अपने पास में लंबित रखे हुए थे, उस पर उन्होंने तत्काल दस्तखत कर दिया और वो कानून बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यपाल के बहुत सारे जो डिस्क्रिशनरी पावर्स थे, अब वो उसके व्हिम्स एंड कैप्रिसेस, मतलब उसके अपने विवेक पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि समय समय पर जुडिशियल रिव्यू के तहत में राज्यपाल के डिस्क्रिशनरी पावर को कम किए गए हैं। और यह स्पष्ट बताया गया कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा, जो भी निर्णय लेगा, वह फेयरनेस पर आधारित हो, इक्विटी पर आधारित हो, आर्बिट्रेरी नहीं हो, और किसी प्रकार से रूल ऑफ लॉ और राइट टू इक्वालिटी में समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपनी टीम से जरूर अवगत कराएं। हमने पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्टिव नोट्स में लिखा है, आप उसको पढ़ें, अंग्रेजी में लिखी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।